नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं हरी क्लास में। मित्रों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम पटवार सिलेबस के अंतर्गत इंग्लिश का पोर्शन कवर अप करने का प्रयास करें और इसके अंतर्गत हम है वो एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सेकेंड है, वो है प्रोनाउन। नाउन को हमने सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट किया और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रोनाउन। तो हम बढ़ रहे हैं प्रोनाउन की तरफ। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिगार्डिंग आपको तमाम नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। मित्रों, आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रोवाइड विषय वस्तु आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। सो पूरा का सेशन है वो बिना स्किप किए आप अटेंड करें। हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। आई होप कि आज का अपना प्रोनाउन का अंतिम सेशन होगा। हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। कौन सा नाउन पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। क्या मतलब होता है? सर्वनाम। और सर्वनाम में आज हम अंतिम प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज जो प्रोनाउन ले रहे हैं उसका नाम है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन पढ़ेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम बात करने वाले हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअल में होते क्या है? तो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, वो एक्चुअल में रिलेशन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? रिलेशन। यानी कि अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट का अगले वर्ब के साथ में संबंध स्थापित करने का जो कार्य करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली होते हैं कौन से? मैं रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपके सामने लिख लेता हूँ। हु हो गया, हुम हो गया, आप यूँ कह सकते हैं हुज हो गया। क्या हो गया? हुज हो गया, विच हो गया, दैट हो गया। ये तमाम है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इनको हम व्यवस्थित तरीके से अगर हम समझने की बात करें तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हु और होम को लेकर हम बात करें। एक्चुअली इसका क्या फंडा रहता है, तो एक एक चीज़ को समझने का अगर प्रयास करें। जैसे मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने बताया कि अपने से पहले आने वाला, अपने से जस्ट पहले आने वाला एंटीसीडेंट है, उनका आगे है वो सेंटेंस के साथ में रिलेशन है वो फिट करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटिव है ना। आप कह सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम अगर हिंदी में बताना सही। तो खैर हम बात करें हु और हुम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करूं तो इसमें हम पाएंगे, क्या पाएंगे हम इसमें देखने का अगर हम प्रयास करें तो हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल हु की। किसकी बात करें? हु के बारे में हम बात करें। अगर मैं सबसे पहले हु की बात करूं तो हु का फंडा क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये हु है ना, इससे पहले अगर एंटीसीडेंट के तौर पर, किसके तौर पर? एंटीसीडेंट के तौर पर अगर हो क्या? पर्सन। क्या हो? पर्सन है ना। पर्सन तो आना ही है, कॉमन सेंस है। इसके पहले ऑलवेज आएगा क्या? पर्सन आएगा ही आएगा, एक चीज़, ठीक है। और इस संदर्भ में यहाँ पर जो आएगी पर्टिकुलर क्या आने वाला, तो ध्यान रहे यहाँ पर आएगी, या तो आने वाला है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। और नहीं है तो फिर क्या आएगी? मैन वर्ब। एक चीज़, हेल्पिंग और मैन वर्ब तो हमेशा साथ में आती है। बाय द वे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिर्फ मैन वर्ब आने वाली है। अब यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहता है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये रहता है कि इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो पर्सन है इसको रिलेट कौन कर रहा है? इसको रिलेट कर रहा है ये वाला हु। कौन कर रहे हैं? हु। और इसी के अकॉर्डिंग है यहाँ पर आगे वर्ब आने वाली। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ रहे होंगे। सर बिल्कुल बात समझ रहे हैं। आपने बताया कि जो यू हु है, क्या है? हु का प्रयोग करेंगे हम पर्सन के संदर्भ में। किसके संदर्भ में करेंगे? पर्सन के संदर्भ में, ऐसा आपने बताया। मैं मानता हूँ ये बात मैंने बोली। उसके बाद में आप बोलेंगे कि सर आपने ये बोला कि जो हु है ये दोनों के साथ में रिलेशन स्टेबलाइज तो कर ही रहा है। इसके अलावा जो बात बनने वाली वो ये है कि यहाँ जो आगे नाउन या आगे जो वर्ब या फिर जो मेन वर्ब आने वाली, जो भी वर्ब आप आफ्टर ऑल एक वर्ड में कह सकते हैं कि जो वर्ब आएगी, क्या आएगी? वर्ब आएगी। अगर जो आगे वर्ब आनी है ये वर्ब है वो इस पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी कि हु का जो एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग है वो ये वर्ब आएगी। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ। आपने बोला कि सर आप समझ गए। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, तो आप यूँ कह रहे हैं कि सर हम समझ गए हैं। ठीक है भाई, आप इस बात को अगर समझ गए हैं तो मैं एक जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उसको भी समझाने का प्रयास करूँ ताकि वो चीज़ें एक काम करते हैं उसको एक साथ में समझाए या फिर दोनों को साथ में समझाने का प्रयास करें ताकि आपके लिए बेटर रहता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़ कर रहा हूँ किसका? हुम। किसका काम कर रहा हूँ? हुम का। किसका काम कर रहा हूँ? हुम का। अब इस चीज़ में अगर हम बात करें इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो मैंने यूज़ का किसका? हुम का। किसकी बात की? हुम का। ठीक है,
whom का क्या कॉन्सेप्ट है, इससे पहले भी आता तो क्या है, एंटीसीडेंट है। क्या आता है, इससे पहले भी आता है एंटीसीडेंट, यानी कि आता तो पर्सन ही है। कौन आता है, पर्सन आता है। पर्सन को ही हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। यानी एंटीसीडेंट किसको बोलेंगे, ये क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड एंटीसीडेंट, इसको ही हम एंटीसीडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। यानी कि एंटीसीडेंट जो इससे पहले आता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलेंगे। इसको हम इस ए से हम अगर डिनोट करने का प्रयास करें तो इससे पहले भी आएगा क्या, पर्सन आएगा। आपने बताया कि सर आएगा क्या, पर्सन आएगा। लेकिन यहाँ और उसके दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर तो हमने यूज़ किया, क्या किया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, और क्या यूज़ की, मेन वर्ब। यानी आफ्टर ऑल हमने एक शब्द बोले तो वर्ब का यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर हम वर्ब का यूज़ नहीं, बल्कि एक है वो सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट। क्या लेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। तो आप बात समझ पा रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि अगर हु का प्रयोग हो तो उसके बाद में हेल्पिंग या मेन वर्ब आएगी, या यूँ कह दो कि वर्ब आएगी तो वो आएगी किसके, उसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन यह हुम है, इसके बाद में जो भी आएगा वो आएगा क्या, एक अलग सब्जेक्ट आएगा उसका अगर बात करें तो इसके साथ में है वो रिलेशन तो स्टेबलाइज होगा, लेकिन बेसिकली वे इस ऑब्जेक्ट है, इसको है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अगर बात समझाना चाहूँ तो आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर तो सर हु है, उसके साथ में तो वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन हुम के साथ में कभी भी वर्ब का प्रयोग है वो नहीं होता है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है सर, हम इतनी बात तो समझ पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये है जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है और ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ पा रहे हैं तो मैं अपना क्या करता हूँ, आगे की यात्रा को कंटिन्यू करता हूँ। सर आप आगे की बात कीजिए, हम इतनी बात समझ गए ऐसा आप कह रहे हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देने की अगर मैं बात करूँ तो मैं यूँ बोलूँगा, मैं क्या बोलने वाला हूँ मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या दिया, एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल मैंने लिखा आई मेट आगे क्या बोला मैंने, राहुल। फिर मैंने आगे लिखा क्या, हु, या फिर बोला मैंने ना हुम। ठीक है, इज क्या बोला मैंने लिख दिया प्रोफेसर। क्या बोला मैंने, प्रोफेसर। मैंने कहा कि मैं है वो मिला, किससे मिला, राहुल से मिला। किससे मिला, राहुल से। तो ये अपना क्या है, एंटीसीडेंट है। क्या है, एंटीसीडेंट है। अब देखिए मुझे बताइए, मैंने बोला आई मेट राहुल, मैं राहुल से मिला। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। आगे मैंने लिखा हु या हुम इज अ प्रोफेसर। अब मुझे बताइए ये हु या हुम ये है क्या। आप बोलेंगे सर ये है वो, और कुछ नहीं है, ये केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन है। आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। हाँ, बात समझ में आ गई कि ये है क्या, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद में आ रही है क्या, वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, वर्ब। अब आप समझ पा रहे हैं कि वर्ब कौन से केस में आती है। तो आप बोलेंगे सर वर्ब है वो हु वाली कंडीशन में आता है, हु वाली केस में तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट आना सही। तो इसका मतलब है कि हम है वो यूज़ करेंगे, वो हु है ये इसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे, या हुम है वो हमारा गलत हो जाएगा। यानी आई मेट राहुल हु इज अ प्रोफेसर। मैं राहुल से मिला जो एक प्रोफेसर हैं, जो क्या एक प्रोफेसर। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। सेकंड में एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, मैं यूँ कह दूँ कि सी, क्या बोला मैंने, सी लव्स। क्या बोला, सी लव्स हर सन। सी लव्स हर सन। क्या बोला, सी लव्स हर सन। आगे मैंने लिखा हु, या फिर मैंने लिखा हुम। क्या लिखा, हु या हुम, हु या हुम। ठीक है, सी लव्स हर सन। ठीक है, हु हुम। हैज नहीं। क्या लिखा मैंने लिखा सी लव्स हर सन। सी लव्स हर सन हु हुम हैज़ डाइड। मतलब क्या हुआ, आप यूँ कह सकते हैं कि सर इसका मतलब हुआ कि वो अपने बच्चे से, अपने लड़के से कौन, ये पर्टिकुलर कोई भी है, महिला है, अपने लड़के से, अपने बच्चे से है वो क्या करती हैं, प्यार करती हैं, जो है वो
सल बचा, जो है वो सल बच्चा, यानी कि उसकी डेथ हो गई है। तो आप मुझे बताइए, तो इस संदर्भ में मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आप बोलेंगे सर एंटीसीडेंट है, उसके बाद में यहाँ पर क्या आ रही है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये वो वर्ब आ रही है, और जब वर्ब आने की कंडीशन रहती है उस समय हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करेंगे, उस समय हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है और सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे हु। हालांकि ये जो सन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और इसी के अकॉर्डिंग है वो हमारे यहाँ पर आगे वर्ब आ रही है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ पा रहे होंगे। हाँ सर, हम इतनी बात तो समझ में आगे कुछ एक दो एग्जांपल और दीजिए ताकि हम अपना कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। तो एक काम कीजिए, एक और एग्जाम्पल अगर मैं देने का प्रयास करूँ तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, उससे आप व्यवस्थित तरीके से समझ पाएंगे। अगला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, I saw them whom I have seen। क्या लिखा मैंने, आई सो देम, आई सो देम, मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें देखा, whom आई हैव सीन, आई हैव सीन, मैंने उन्हें देखा जिसे मैं देख चुका हूँ। यानी कि आप पर्टिकुलर किसी ने बोला कि आपने एक्चुअली देखा किसने, तो मैंने बोला कि मैंने उन्हें देखा जिसे मैं देख चुका हूँ, यानी कि जिसको मैं देख चुका हूँ उन्हीं को मैंने देखा है। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपना क्या आया, एंटीसीडेंट आया, उसके बाद में चलो एंटीसीडेंट तो यहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ मुझे बताइए ये क्या है। आपने कहा सर ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट होने की वजह से इसके साथ में हु नहीं बल्कि हम किसके साथ में जाएंगे, हूँ। ये ऑब्जेक्टिव केस और ये भी ऑब्जेक्टिव केस। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके रिगार्डिंग हमें यूज़ करेंगे किसका, आई का। तो मैं आशा करता हूँ कि हु और हुम का कॉन्सेप्ट है आप अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि हु का कहाँ प्रयोग होता है और हुम का कहाँ प्रयोग होता है। ये था कॉन्सेप्ट किसका, हु और हुम को लेकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस प्रोनाउन को आगे कंटिन्यू करने का हम प्रयास करते हैं। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं यहीं से, ताकि क्या है कि आपका जो हु तो आई होप समझ पा रहे हैं बाई द वे। आपको हुम को लेकर अगर कोई डाउट है तो आप कैसे सीखा, आई, ठीक है, आई मेट एन ओल्ड मैन, आई मेट एन ओल्ड मैन। आगे बोला मैंने हु, या मैं बोलूँ हुम, आई एवर सीन। क्या बोला, एवर सीन। मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, जिसे मैंने कभी देखा था, जिसे मैंने कभी, आई हैव एवर सीन। क्या बोला मैं, आई हैव एवर सीन, जिसे मैंने कभी देखा था। अब मैं जिसे मैंने कभी देखा है उसको मैं मिला। अब मुझे बताइए एक बात बताइए, यहाँ पर क्या आया, हु और हुम। यहाँ से एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि हम है ना, हम किसकी बात करें, हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि अगर किसी भी नाउन से पहले आपके आ रहा है क्या, ए और एन। क्या आ रहा है, ए और एन आ रहा है, ए और एन आ रहा है, उसके बाद में कोई आ रही है नाउन। क्या आ रही है, अगर आपके नाउन से पहले ए और एन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद में अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, हु या हुम जो भी है आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो इस कंडीशन में ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आने के केस में ये जो इससे पहले ए और एन आ रहे हैं इसकी जगह हम यूज़ करेंगे किसका, द का। क्यों, क्योंकि जब रिलेटिव प्रोनाउन आती है तब उसके पहले वाला जो एंटीसीडेंट होता है उसको दूसरे वाले से जोड़ देते हैं। जब जोड़ने के बाद में है वो उसका संबंध स्टेबलाइज हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि वो फिक्स होता था, उससे हमारा एकदम सिस्टमेटिक परिचय हो जाता है। इसलिए वो फिक्स होने के संदर्भ में हम ए एन का प्रयोग नहीं करके हम यूज़ किसका करते हैं, द का। तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर जो अपना लगा रखा है एन, इसको हटाएंगे और यूज़ करेंगे द। क्या बोलेंगे, आई मेट द ओल्ड मैन, यानी कि मैं उस व्यक्ति से मिला, हु या हूँ आई हैव एवर सीन, जिसे मैंने कभी देखा है।
बात समझ में आ रही है। इस संदर्भ में हम बात करें तो ये एक तो द का कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आप समझ में आ रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन है वो यहाँ पर कौन सा आएगा, आई मेट द ओल्ड मैन whom आई हैव सीन। तो यहाँ पर है वो whom आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ whom आएगा, क्योंकि यहाँ पर है वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ पा रहे हैं। सर इतनी बात समझ गए, आप आगे बताइए। ठीक है, तो हमने who और whom है इनको व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास किया, और है वो कहाँ पर स्पेसिफिक सेंस में है वो द कैसे बनता है, इस चीज़ को भी हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए, आप तो बस आगे बताइए। अब देखिए यहाँ पर ये जो हुज लिखा है इसका कैसे यूज होने वाला है, इसका यूज होगा कैसे, इसको हम अगर मैं समझने का प्रयास करूँ तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ। जो मैंने हुज लिखा है ना, क्या लिखा है हुज, ये एक्चुअली बेसिकली ये वो डिपेंड या यूँ कह दो कि रिप्रेजेंट करता है किसको दर्शाता है, ये हमेशा पोजीशन बताएगा। क्या बताएगा, पोजीशन। क्या बताने वाला, पोजीशन बताने वाला है। क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा, संबंध बताएगा। क्या संबंध है, उसके साथ में अधिकार बताने का जो काम करता है वो कौन करता है, हुज करता है, हुज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है सर, आ गई। मैंने बोला एग्जाम्पल अगर मैं लेने की प्रयास करूँ तो मैं बोलूँगा मैंने कहा द ओल्ड मैन हुज money has been stolen। अब मैंने क्या बोला, ओल्ड मैन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, मैं इसकी जगह मैं ऐसे लिखता एन ओल्ड मैन, तो मैं इसको वापस अगेन वही करता, क्या करता जो मुझे करना है, मैं यूँ लिखता एन ओल्ड मैन हुज मनी हैज़ बीन स्टोलन। अब मुझे बताइए यहाँ पर आया क्या है, हुज। अब यहाँ क्या आया है, हुज। इसके बाद में क्या आया, मनी आया, और इसके पहले क्या आया, मैन। अब किसके साथ में पोजीशन है, तो इस ओल्ड मैन है ना, ये पूरा का पूरा एंटीसीडेंट है। क्या है, एंटीसीडेंट। इसका संबंध है किसके साथ में, इस आगे मनी के साथ में, इसका अधिकार बताया जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि पोजीशन बताया जा रहा है हुज के बाद। हिंदी अगर हम इसका करनी चाहे तो एन ओल्ड मैन हुज मनी हैज़ बीन स्टोलन। हालांकि ग्रामेटिकली अगर इसमें देखें तो थोड़ा सा एरर है, और वो एरर यही है कि यहाँ पर एन नहीं बल्कि आएगा क्या, द आएगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है तो इस संदर्भ में है वो हमारा ये फिक्स बन गया। क्या बन गया, द ओल्ड मैन हुज मनी हैज़ बीन स्टोलन। ये वही व्यक्ति, या यूँ कह दो कि वो व्यक्ति हैं जिसका धन है वो चुरा लिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इस हुम को भी आप सिस्टमेटिक तरीके से समझ चुके हैं। बिल्कुल सर, हम समझ गए हैं। तो हमारा सलाह है रिलेटिव प्रोनाउन। जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से जितने कुछ भी आंसर है वो निकलने की कोशिश है, या यूँ कह दो जितने भी क्वेश्चन बनने का संभावना है वो हम एक एक लेने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी मेरा मानना है, और आप भी व्यवस्थित तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। अब मैं यूँ कह दूँ, मैंने बोला राहुल इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने, राहुल इज माई फ्रेंड। आगे मैंने बोला whom, और मैंने बोला हुज। ठीक है, बुक। क्या बोला, बुक। हैज़ बीन लॉस्ट। अब देखो मैंने क्या लिखा कि राहुल मेरा दोस्त है। मेरा कौन है, दोस्त है। अब आगे आप क्या समझ पा रहे हैं, तो आपने बोला कि सर यहाँ पर दे रखा है वो हुम है। क्या दे रखा है, हुम। लेकिन आप चीज़ समझ पा रहे हैं, आप कहा था डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा। अब डिफरेंट सब्जेक्ट तो आ रहे हैं, लेकिन देखो इसका और इसके साथ में अगर हम देखें, राहुल इज़ माई फ्रेंड हुम बुक, जिससे बुक क्या संबंध हो रहा है, नहीं एडजस्टमेंट बरन। तो आप सेंटेंस को अपन हिसाब से फ्रेम करके देखो कि उसका साथ में कोई रिलेशन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हु तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद में आ क्या रही है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, आने की वजह से है वो, ये हुम तो आएगा नहीं, डिस्कशन से बाहर हो गया। अब देखो मैं बोला हूँ कि राहुल, क्या बोला मैंने, राहुल इज़ माई फ्रेंड हुम बुक, जिसे बुक, क्या जिसे बुक, इसका है ना ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है। इसके बाद में इसी की तरह है वो यूज़ नहीं होने से, डिफरेंट एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट आना सही है। तो इस संदर्भ में हमारे से इसलिए हमारा होम होगा नहीं। अब देखते हैं तीसरा, राहुल इज़ माई फ्रेंड हुज बुक हैज़ बीन
लॉस्ट। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ गई कि यहाँ पर है वो क्या आने वाला है, हु जाने वाला है। तो इस तरीके से आप व्यवस्थित तरीके से हु, हुम और हुज है इसको समझने का प्रयास किया होगा और आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। सर इतनी बात हम समझ चुके हैं, आप बस आगे बताइए। अब हम देखते हैं कि है वो विच का प्रयोग कैसे होता है। अगला हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं क्या, विच। जो हमारा फॉर है वो है क्या, विच। विच का प्रयोग किसके लिए होता है, तो विच का प्रयोग एक तो होता है आपका किसके लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसके लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप यूँ कह सकते हैं थिंग हो सकती है। और सेकंड हम बात करें तो इसके एनिमल, किसके लिए, एनिमल और ऑब्जेक्ट। एनिमल और ऑब्जेक्ट के लिए इनका क्या होता है यूज़, किसके लिए होता है, एक तो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं और इसके अलावा किसके लिए, एनिमल के लिए इसका यूज होता है विच का प्रयोग। इसका प्रयोग पर्सन के लिए नहीं होता है। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा गए सर। आप बताइए कि इसका यूज़ कैसे करना है। यूँ कह दूँ, मैं यूँ कह दूँ मैंने लिखा, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझाने का प्रयास करूँ, मैंने लिखा दिस इज माई बुक। आगे मैंने लिखा हु, आगे मैंने लिखा हुम, आगे मैंने लिखा विच। क्या बोला मैंने, विच। क्या लिखा मैंने, विच इज, विच हैज, हैज read। क्या लिखा, read। दिस इज माई बुक, हु, हुम, विच, हैज, read। ये मेरी किताब है। क्या बोला मैंने, दिस इज माई बुक। ये किताब किसकी है, मेरी। एंटीसीडेंट तो हो गया हु, क्योंकि चूंकि किताब है तो हु तो आएगा ही नहीं और हुम आएगा ही नहीं। अब पीछे रहा क्या, विच। कॉमन सेंस है कि दिस इज माई बुक विच हैज़ read, जिसे पढ़ लिया गया है, जिसे पढ़ दिया है। तो यहाँ पर है वो बुक का रिलेशन इस विच के साथ में और इसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे हैज़। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक बात है। लेकिन एक चीज़ देखेंगे, ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पर तो यूज़ कर ही रहा है, लेकिन ये इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो ये कौन है, माई बुक, जो कि इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो इस संदर्भ में हमने देखा तो सही हो जाएगा, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक विच हैज़ read। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मैंने बोला टॉमी इज अ डॉग। आगे बोला मैंने, सीधा ही लिख लूँ या फिर मैं पूरा का पूरा लिखने का प्रयास करूँ तो हुम, होम, और मैं यूँ कह सकता हूँ विच। क्या बोला मैंने, विच। टॉमी इज अ डॉग, हु, होम, विच इज अ वेरी पेट। क्या बोला, पेट। क्या बोला मैंने, पेट। क्या लिखा मैंने, टॉमी इज अ डॉग हु, हुम, विच इज़ वेरी पेट। चूँकि है क्या यहाँ पर, एनिमल। यहाँ तो अपना थिंग थी, यहाँ क्या थी, थिंग, इसलिए भी वही आया। और यहाँ पर एनिमल होने की वजह से, एनिमल की वजह से भी है वो हु और हुम तो आना ही नहीं, आना क्या है, विच। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तब हमारे यहाँ पर ए नहीं आकर के आएगा, क्या, द आएगा। टॉमी इज़ द डॉग, टॉमी वो कुत्ता है या टॉमी ऐसा कुत्ता है या टॉमी वही कुत्ता है जो बहुत ही क्या है, पेट है, बहुत ही क्या है, पालतू है, बहुत ही पालतू है। मैं आशा करता हूँ कि आप है वो हु, हुम, हुज और विच को व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है सर, समझ गए आप, तो बस है वो आगे बताइए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। हमने नाउन प्रोनाउन है वो बहुत ही डिटेल से व्यवस्थित तरीके से पढ़ाएं और आगे भी है वो हम एकदम सिस्टमेटिक तरीके से इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके सर। अब अंतिम हम जो कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं हम ले रहे हैं, बात करेंगे दैट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, दैट के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली दैट का क्या कॉन्सेप्ट है, दैट का कॉन्सेप्ट ये एक एक चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा। इसकी जो अलग अलग कंडीशन है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट को अगर मैं आपके सामने लेकर आऊँ तो कंडीशन फर्स्ट को इस प्रकार से कि अगर हम दैट की बात कर रहे हैं, दैट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको यूँ बता देते हैं कि अगर आपको मैं बताऊँ तो आप यूँ कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, कैसी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कैसी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री।
आप सुपरलेटिव डिग्री को कह सकते हैं, पूरा का पूरा कर लिखूँ या फिर यूँ लिख देता हूँ, SD से आप डिनोट कर सकें। अगर सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ऑलवेज किसका यूज होने वाला है, ऑलवेज है वो अपना दैट का यूज होने वाला है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। सर हम समझ चुके हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले है वो दैट का यूज होने वाला है। ठीक है, मैं यूँ कह दूँ, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आपको समझाने का प्रयास करूँ तो मैं यूँ कह दूँ कि रानी इज द मोस्ट talented, most intelligent गर्ल, क्या बोला मैंने, गर्ल, हु रानी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, हु लिव्स है। रानी बहुत ही है वो बहुत ही होशियार लड़की हैं जो यहाँ रहती हैं। रानी बहुत ही होशियार लड़की है जो यहाँ रहती हैं। अब मुझे बताइए, मैंने बोला रानी, फिर बोला इज़, फिर बोला द मोस्ट। अब यहाँ पर लिखा है द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये द मोस्ट है क्या, आप बोलेंगे सर सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले आर्टिकल द आता है, ये तो मैं पता ही। जब सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो उसके बाद में है वो क्या हुआ आएगा, आप बोलेंगे नहीं, तो आएगा क्या, आप बोलेंगे सर इसी जगह है वो आने वाला है, क्या दैट आने वाला है। इसलिए आप समझ आ रहे हैं, रानी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल दैट लिव्स है, जो यहाँ रहती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ रहे हैं कि दैट का है वो प्रयोग कहाँ होता है। कंडीशन 1 हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है सर, हम इतनी बात तो समझ गए, आगे आप बताइए। सेकंड कंडीशन की ओर मूव करते हैं तो कुछ पाएंगे अलग, और वो क्या है, इसकी कंडीशन सेकंड ये है कि अगर मैं बात करूँ दैट को लेकर, अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास में 2 सब्जेक्ट है, क्या है 2 सब्जेक्ट, आप यूँ कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट ये वाला और एक सब्जेक्ट अगर है। यूँ कह दूँ कि एक तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो आप यूँ कह सकते हैं कि सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट है वो पहला, सब्जेक्ट कौन सा, पहला, और दूसरा हम इसको एंड से जोड़ करके बात करें, सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास में दूसरा सब्जेक्ट। इस केस में ये हमारा है सब्जेक्ट, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है हमारा कोई पर्सन है, क्या है पर्सन है, और ये वाला सब्जेक्ट है हमारा कोई भी एनिमल है, या फिर यूँ कह दो कोई भी क्या है थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो इस केस में भी हम इसके साथ में यूज़ किसका करेंगे, आप कहेंगे सर इसके साथ में भी आप यूज़ करेंगे किसका, दैट का। बात आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर हम इतनी बात तो समझ गई जैसा कि आपने बताया है, आप बताइए कि एक्चुअली इनका कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, हाँ एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ तो आपको समझ में आएगा। मैंने कहा कि सोन, क्या बोला मैंने, सोन एंड हिज, क्या बोला, सोन एंड हिज डॉग। ठीक है, सोन एंड हिज डॉग, आगे बोला सोन एंड हिज डॉग हु सोन एंड हिज डॉग हु, या फिर मैंने बोला दैट लिव्ड हेयर। आगे मैंने बोला वर, आगे क्या बोला मैंने, किड नेप्ड, क्या बोला किडनैप, क्या बोला किडनैप, क्या बोला मैंने किडनैप्ड। ठीक है, मैंने बोला कि सोन एंड हिज डॉग हु दैट लिव्ड हेयर वर किडनैप्ड। बोला कि सोन और, क्या बोला, सोन और उसका कुत्ता जो यहाँ रहते थे उनको क्या कर लिया गया, किडनैप्ड कर लिया गया। अब मुझे बताइए कितना हो गया, 2 हो गया, एक तो ये और ये हो गया। इस कंडीशन में हम दूसरी कंडीशन पाएंगे, ये पर्सन है और ये कोई भी थिंग है। इस कंडीशन से हमारी दोनों कंडीशन फिर हो रही है, तो इस हिसाब से हम हु का प्रयोग नहीं करके किसका यूज़ करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। सोन एंड हिज डॉग दैट लिव्ड हेयर
वर किडनैप। सो की वर का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक सोन है और ये कौन है, हिज डॉग, दो होने की वजह से हमने वर प्लूरल प्रोनाउन का या यूँ तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें आप व्यवस्थित तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है सर, हम इतनी बातों समझ चुके हैं कि एक्चुअली होता कैसे हैं। तो मित्रों, हु, होम, हुज, विच और दैट, इस क्रम में हमने देखने का प्रयास किया तो हमारे सामने निकल कर आया ये कंडीशन, जो एक कंडीशन पहले हमने इम्प्लीमेंट की और दूसरी कंडीशन ये कि दैट का प्रयोग है वो कहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं दैट का, कि दैट का है वो एक्चुअली कैसे यूज होता है। तो देखिए इसका कुछ इस तरह से बात करते हैं कि कभी कभार होता ये कि WS वर्ड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? WS वर्ड। और WS वर्ड के बाद में भी वापस आपको WS वर्ड यहाँ पर शो होता है, जो कि एक्चुअली ग्रामेटिकली गलत होता है। इसकी जगह आपको दैट का यूज़ करना सही। ये कंडीशन है। कैसे बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं यूँ कह दूँ, मैं यूँ बोला, सेंटेंस बोला, क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने बोला कि हु इज अ पर्सन, हु इज अ person who is a person who deceived you। क्या बोला मैंने क्वेश्चन किया और मैंने ये बोला कि वो व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हें धोखा दिया है, जिसने तुम्हें धोखा दिया वो व्यक्ति कौन है। पहले तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे बाकी कुछ नहीं देखना, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब मैं ए का यूज़ नहीं करेंगे, मैं द का यूज़ करूँगा एक से। ये बेसिक गलती मैंने पहले से निकाल कर बताई। अब बताओ, हु इज़ द पर्सन हु डिसीव्ड यू। अब मुझे बताइए, डिसीव देन धोखा देना होता है। अब मुझे बताइए क्या हु का प्रयोग इस संदर्भ में सही है? मैंने बताया जब क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्या हु क्वेश्चन वर्ड है? बिल्कुल है सर, है या नहीं इसकी जांच करने के लिए अंतिम आप यहाँ पर जा सकते हैं। सर जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन मार्क भी आया है और ये कंडीशन भी हो रही है। इस स्थिति में WS वर्ड का वापस यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे किसका? दैट का। तो यहाँ पर हमारा आने वाला है क्या? दैट। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ चुके होंगे कि हु आ गया, उसके बाद में या यूँ कह दो कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद में हम जो यूज़ करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, क्या हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे या फिर हम दैट का यूज़ करेंगे। तो आप बोलेंगे हम बेसिकली हम बशर्ते है वो आना क्या चाहिए है वो अपने यहाँ पर है वो क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, बाकी हम यहाँ पर दैट का यूज़ करने वाले हैं। तो आप इतनी बातें वो सिस्टमेटिक तरीके से समझ गए होंगे कि एक्चुअली है वो कहाँ किसका यूज़ किया जाता है। तो हमने हु, हुम, हुज, विच और दैट को एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया, ताकि हमारा है वो परीक्षा के अंतर्गत है वो कोई भी क्वेश्चन है वो क्या नहीं हो पाए, गलत नहीं हो पाए। तो अगर मित्रों आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। इसके अलावा मैंने आज है ना जो प्रोनाउन अपना नाम का टॉपिक है उसको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो इस संदर्भ में हमने नाउन और प्रोनाउन है जो इंग्लिश के बहुत ही यूँ कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनको एकदम एक सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।